ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ चुके हमारे बीच मौजूद हैं ले सके, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में नवाचार किए जा रहे हैं। शिक्षा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या बदलाव किए जाए, किस तरह से बेहतरी की जाए, ये हम जानेंगे। क्योंकि सरकार की ओर से हर पल एक नई कोशिश होती है कि छात्रों को बेहतर भविष्य दिया जाए और यही सवाल हम आगे जानेंगे, इनके जवाब जानेंगे। प्रेरणा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया कोमल आपका, और मैं चाहूँगी आप भी आइए और मुझे इस चर्चा में ज्वाइन करिए। बहुत स्वागत करती हूँ इंदर सिंह परमार जी आपका। और क्योंकि आप मध्य प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, ये बात मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानता है। लेकिन एक बात ऐसी है आपके संदर्भ में जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा, और वो भी मध्य प्रदेश के भविष्य के उत्थान के लिए बहुत बेहतर बात है। वो ये कि आपके सरकारी बंगले की 1 घंटे के लिए बिजली जाती है, और वो बिजली जाने का कारण ये है कि आप बिजली बचाने का एक संदेश और ये प्रेरणा आप पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश को दे रहे हैं। सुविधाओं से लैस है आपकी ज़िंदगी, बावजूद इसके 1 घंटे बिना बिजली के, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। 1 घंटा बिजली हम बंद करते हैं, उसके पीछे भाव ये है कि प्रकृति की भी हमको चिंता करनी चाहिए, और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है दुनिया पर, उससे व्यक्तिगत रूप से अपना कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, उस भाव के साथ हमने यहाँ के बंगले पे भी 1 घंटा हम बंद करते हैं बिजली। सुजालपुर हमारे घर पे भी करते हैं, सुजालपुर के कार्यालय पे करते हैं 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। लेकिन उसके पीछे कोई पैसा बचाना इतना सीमित नहीं है। प्रकृति का संरक्षण करना एक बड़ा मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को उस पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय की चुनौतियों को हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को साथ में लेकर उनका संरक्षण कर सकें। मध्य प्रदेश में नया सत्र शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर, सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश होती है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हर पल एक कोशिश होती है कि छात्रों को बेहतर भविष्य दिया जाए और नवाचार किए जाते हैं। तो अगर हम नए सत्र को लेकर बात करें तो क्या नया देखने को मिल सकता है? देखिए, पिछले सत्र से ही हमने समय पर प्रवेश, समय पर सत्र और समय पे परीक्षा, समय पर परिणाम की ओर हम आगे बढ़े हैं। काफ़ी उसमें हमको सफलता भी मिली है। इस वर्ष हम और निश्चित समय पर हम प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हमने चालू कर दी है, और आज तक का जो आंकड़ा है 2,74,000 से अधिक बच्चों का पंजीकरण हो चुका है। और हमने जो सुविधा दी प्रवेश में भी, अपने लैपटॉप से भी और अपने मोबाइल से भी वो अपना पंजीयन छात्र कर सकते हैं। शुल्क में भी हमने पिछले साल शुल्क हमारा जो 150 रुपये था, उसको हमने पहले राउंड के लिए केवल 100 रुपये रखा है, और छात्राओं के लिए पूरे पंजीयन सिस्टम निःशुल्क रखा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में अपने शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लें, और मध्य प्रदेश के भावी निर्माण में सबका अपना योगदान बने। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश का जो बजट आया है 2025 का, उसमें मेरे ख्याल से प्रावधान है 22 ITI का और 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का। उसमें अभी तक कितना काम हुआ है और कितना आगे देखने मिलेगा? देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज हमने 11 नए खोलने का निर्णय किया है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। उस पर हम पढ़ रहे हैं। 5 का हमको भारत सरकार से इसी वर्ष अनुमति मिल गई है, जिसका निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। इस साल हम 2 और भारत सरकार को भेजे हैं, और 2 मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से करेगी। ऐसे 2-3 साल में करते करते हम 11 आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को स्थापना मध्य प्रदेश में कर सकेंगे। दूसरा जो टेक्निकल का है,
टेक्निकल एजुकेशन में भी हमने काफ़ी कुछ ठीक करने की व्यवस्थाएं बनाई हैं, ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ में मिल करके नया पाठ्यक्रम हम बना सकें, और उसके लिए हम सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को, इंजीनियरिंग कॉलेजों को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो, जैसे कहीं सीमेंट उद्योग है, कहीं माइनिंग का है, तो उसी प्रकार के कोर्स डिजाइन करें और उस विश्वविद्यालय उनको सहमति देना। सर, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी यहाँ बैठे सभी लोग ये सुने कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक और प्रावधान किया है, आदिवासी छात्र विदेशों में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा सर? नहीं, ये तो हमारी एक योजना है, लगातार हम बच्चों को सहयोग करते हैं। 7 बच्चे बाहर जाते हैं, उनका पूरा देते हैं, और 3 PhD के लिए 10 छात्र प्रतिवर्ष जाते हैं। अभी तक हमारे 21 विद्यार्थी बाहर जा चुके हैं, और उसमें हम $40,000 की सहायता प्रतिवर्ष करते हैं। मध्य प्रदेश में हम शिक्षा को लेकर बात करें तो जैसे कि नवाचार को लेकर हमने बात की, अगर हम बात करें, क्योंकि अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं, हम पाठ्यक्रम में बदलाव भी देखते हैं और शिक्षा नीति में भी बदलाव देखते हैं, और ये बदलाव अच्छे के लिए होते हैं, ज़रूरी भी हैं। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ ऑपरेशन सिंदूर पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात, और अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाने की बात, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने की बात की जा रही है। अगर मध्य प्रदेश में हम इससे इतर कुछ नया देखने की कोशिश करें या पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह का बदलाव की बात करें, तो क्या इस तरह की कोई रणनीति अभी सोची जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश ने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के देश के अन्य राज्यों से अच्छा काम प्रारंभ किया है, और इस वर्ष जो प्रथम वर्ष का सिलेबस है उसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित किया है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ लोग ये सोचते होंगे कि केवल हमारे जो देश के ग्रंथ है वही है। आज जो हम आगे बढ़े हैं उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत में हमारे पूर्वजों का क्या था, और दुनिया के लोग जब विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे तब से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि भारत का समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज था। इसलिए मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में, तमाम सारे विषयों में भारत के लोगों का अपना दृष्टिकोण रहा है, और आज भी दुनिया के लोग उसी को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे सारे विषयों को सिलेबस में, हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है वो सारा उस पर काम कर रही है, उसमें हमने अगले सत्र से उसमें शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। दूसरा विषय जो ऑपरेशन सिंदूर का है, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे जो एक्सपर्ट है उस पर काम कर रहे हैं। भारत ने जितने भी स्वतंत्रता के, जब स्वतंत्रता आंदोलन को हम प्रमुखता से 1857 से लेकर सबको भारतीय दृष्टिकोण से हम सम्मिलित करने जा रहे हैं, तो भारत ने जो भी युद्ध लड़े हैं और भारत की सेना ने जो पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया है, उसको भी हम निश्चित रूप से, क्योंकि आज कई पहले के युद्ध हमारे इतिहास के विषय के हो गए हैं, उनको भी हम सम्मिलित करेंगे। हमने एक बड़ा निर्णय ये भी किया है कि भाई जब दुनिया में कोरोना आया है, कोरोना के कारण से दुनिया में उथल पुथल मची थी, लेकिन भारत ने किस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी से देश की जनता के साथ मिलकर सरकार ने किस प्रकार से उस पर सफलता प्राप्त की है। भारत एक ऐसा देश था जिसमें कोरोना में बिजनेस करने नहीं निकला था, नहीं तो दुनिया के सभी देश उस आपदा में बिजनेस के मानसिकता से उतरे थे। लेकिन भारत में जब वैक्सीन निर्माण हो गया तो हमने कई देशों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया। यानी भारत का जो वसुधैव कुटुंब का भाव पुराना है, उसी भाव पर भारत कोरोना काल में भी आगे बढ़ा है, और इसलिए आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों को इन सभी विषयों को हम पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये लागू करना चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आपको सामना करना पड़ेगा विपक्ष का, और मुझे लगता है कांग्रेस ने कुछ चीज़ों का विरोध भी किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार उस विरोध को कैसे देख रही है और उससे ऊपर उठकर कैसे इन्हें लागू किया जाएगा? देखिए, इतिहास सत्य होता है, इतिहास को झूठा करके लिखना वो सत्यता नहीं होती, उसको इतिहास नहीं कहेंगे, तो झूठा पुलिंदा होगा। इसलिए हम 1857 का यदि युद्ध की बात करें तो उसको भारतीय दृष्टिकोण से लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 साल तक 1857 के बाद 1907 तक किसी ने उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा था। उस स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते, उन्होंने वो भी इंग्लैंड में उनकी धरती पर जाकर कहा था, अखबार प्रकाशित करके कहा था कि मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का, जब हमारे देश के इससे महापुरुष ने सिद्ध किया, उसके बाद सब भारत के लोगों ने बोलना प्रारंभ किया कि 1857 का हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था।
इसलिए इतिहास का सही पक्ष समाज के सामने आए, विद्यार्थियों के सामने आए, ये प्रयास सरकार का रहता है, वो हम करने वाले हैं। रहा सवाल भारत की आत्मा का, तो भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को समाप्त करके देश नहीं बच सकता है। जिन जिन देशों ने उसकी आत्मा को समाप्त कर लिया वो देश भी समाप्त हो गया। और भारत की यही विशेषता है कि भारत में आज भी अपने जो स्वाभाविक गुण हैं वो आज भी विद्यमान हैं। इसलिए भारत कितने ही आक्रमण हुए हैं, कितने ही हमले हुए हैं, सबसे आगे बढ़ने का ही काम भारत ने किया है और फिर से दुनिया के मंच पे भारत शक्तिशाली भारत के रूप में उभरा है। तो ये भारत के अपने स्वयं की जो संस्कृति की विशेषता है, यहाँ के धर्म तत्व का जो प्रभाव है, उसके कारण से भारत उभरा है। बिल्कुल। और देखिए, हर बार कुछ नया करके भारत एक नया नाम कर रहा है और नई चीज़ हासिल कर रहे हैं। अगर हम छात्रों को लेकर बात कर रहे हैं तो रोज़गार को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रोज़गार सृजित करने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। अब अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके लिए अगर कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिकल के लिए सामान का होना। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के नाते तो स्वरोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में या विश्वविद्यालयों में हम बड़ी संख्या में, पिछले साल भी हमने रोजगार मेले लगाए हैं। आने वाले समय में भी हर कैंपस में ही हम रोजगार मेले लगाने वाले हैं, ताकि बच्चों को वैसी प्लेसमेंट अधिकतम हो सके। और एक बड़ी बात यह है कि जैसे टेक्निकल एजुकेशन में जितने हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 80% से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कुछ उच्च शिक्षा पढ़ाई करने की तैयारी करते हैं तो बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई रोजगार में या नौकरी में जाते हैं। आप देखिए, इस साल ही 2024 में यूपीएससी में मध्य प्रदेश के 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। पहली बार इतने बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने आगे कदम बढ़ाया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में मध्य प्रदेश के बच्चों की संख्या और यूपीएससी में भी बढ़ेगी, और ऐसी जो कंपटीशन है ऑल इंडिया की, उनमें मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहने वाला है। बिल्कुल। ये तो हो गई शिक्षा क्षेत्र में सरकार की ओर से या आपके विभाग की ओर से क्या काम किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा विषय से इतर बात करती हूँ, और इंदर सिंह परमार जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है मैं वो भी बता देती हूँ। सर, मुझे एक वाकया याद है, आप एक स्कूल का शायद दौरा करने गए थे और उस दौरान आपने उठक बैठक लगाई थी और ये कहकर कि मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, ऐसा करके। और मुझे लगता है कि हर राजनेता को इस तरह की राजनीति करनी चाहिए कि जहाँ जाएं उसी में ढल जाएं। उस वक्त बच्चों को कैसा अनुभव था, आप कैसा अनुभव कर रहे थे, मैं समझूंगी वो। देखिए, 9th से 11th तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो सुजालपुर का स्कूल है। 1 से 8वीं तक मैं मेरे गाँव के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद 79 में सुजालपुर पढ़ने गया था। तो सबसे अच्छा स्कूल हमारे ज़िले में जो माना जाता था, स्वाभाविक रूप से सारे पुराने छात्र पूर्व 1956 तक जो पहली बैच थी वहाँ की, वो भी आज बुजुर्ग के रूप में उस कैंपस में उपस्थित थे। इसलिए जिस प्रकार से पुराने समय में जो हमारे शिक्षक हमको पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे, उसके लिए कभी कभी लेट हो गए तो दंड की व्यवस्था करते थे, उसका हिस्सा मैं उस दिन छात्रों के साथ बना था। स्वाभाविक रूप से पुरानी यादों को ताज़ा करने की दृष्टि से किया था। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ताकि छात्र ये ना सोचे कि हमारे ही साथ ऐसा होता है। और जो आपने संदेश दिया वहाँ से कि अगर स्कूल और कॉलेजेस में कुछ किया जा रहा है तो उनके भले के लिए, और एक उदाहरण भी आपने वहाँ पर सेट किया। अगर मैं मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर बात करूँ, क्योंकि पक्ष विपक्ष को लेकर हम बात करते हैं, सियासत को लेकर बात करते हैं, छात्रों को लेकर बात करते हैं, अक्सर जो विपक्ष है वही कहता नजर आता है कि सरकार छात्रों को रोकने में असफल हो जाती है क्योंकि छात्र पलायन कर जाते हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, छात्र पलायन नहीं करते हैं। छात्र तो किसी न किसी जगह और लगता है उनको कि मध्य प्रदेश से और अच्छी शिक्षा कहीं मिल सकती है तो वहाँ जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में भारत सरकार के अच्छे संस्थान हैं, वहाँ भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और अभी हमने 2 ऐसे तो मैनेट के लिए और IIT इंदौर के साथ तो MOU करके हमारे अच्छे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के 50 बेटियां और 50 बेटों को और 6 महीने के लिए वहाँ हम भेजते हैं, बाद में उनका क्रेडिट को ट्रांसफ़र करके, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे अच्छे संस्थानों में और भारत सरकार के संस्थानों में भी अपना अनुभव और देख सकते हैं कि कैसे हम ऐसे संस्थानों में पढ़ाई होती है, उसका भी हमने अवसर दिया है। बिल्कुल।
और ये अवसर प्रदान करना ज़रूरी भी है। मैं सर एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी कि कॉलेजेस 2 शिफ्ट में लगाए जाएंगे, और आपके विभाग से आपके साथ भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, उसके बाद सहमति जाहिर की गई। ये घोषणा के पीछे उद्देश्य क्या था सर? देखिए, हमारे कई कॉलेजेस हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर भी, प्राइवेट में भी। मैं समझता हूँ पहले नाइट क्लासें भी चलती थी जब और हमारे पास संसाधन कम थे, बिल्डिंग छोटियाँ थी। आज बिल्डिंग छोटी पड़ रही है, इसलिए जहाँ जिस कॉलेज में जितनी बैठने की व्यवस्था है, यदि 2 पारी में भी लगाएंगे तो हम उनको अनुमति देंगे। उसको ये तय नहीं करेंगे कि सरकार तय नहीं करेगी कि आप 10 बजे से लगाओ 11 बजे, वो स्वतंत्र रहेगी। प्राचार्य जो उनकी संख्या के आधार पर अपने किस समय क्लासें लगाना, वो उनके ऊपर हमने छोड़ा है। एक प्रकार से हम प्राचार्यों को कुछ निर्णय करने पे स्वतंत्र कर रहे हैं, ताकि वहाँ की व्यवस्था की दृष्टि से वो अपना बना सकें। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। अब मैं स्कॉलरशिप को लेकर आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि सरकार की स्कॉलरशिप पर छात्र बाहर जाते हैं। इस बार कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है जिनको मौका मिलने जा रहा है स्कॉलरशिप को लेकर, मेधावी छात्रों का जो सिलेक्शन होता है? देखिए, मेधावी छात्रों को लेकर के जो मैंने बताया, विदेश में जाने वाले संख्या 10 हर साल जाती है, उसका मैं बता चुका हूँ। 7 तो PhD के, 3 तो PhD के लिए जाते हैं, और 7 का सिलेक्शन हम उसके पढ़ाई के लिए होता है। ये 10 संख्या में जाते हैं। लेकिन हमारे मेधावी छात्र जो योजना है, उसमें बड़ी संख्या में छात्र जिनका पूरा खर्चा अभी तक सरकार उठा रही थी, और वो कोई भी सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनके अंक तो ऐसे होते हैं कि सरकारी भी मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, लेकिन उसके बाद में उनको लगता है कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार उनको वहाँ भी पैसा देती है, उनको स्कॉलरशिप देती है, ताकि किसी की पढ़ाई केवल पैसे का कारण प्रभावित नहीं हो। उनकी योग्यता है तो वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, आधी आबादी को लेकर भी इसमें मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि महिला वर्ग को लेकर भी अभियान चलाए जाते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाया जाए। इसको लेकर भी मैं आपसे जानूंगी। देखिए, ये साक्षरता का विषय तो बहुत पीछे छूट गया। आज हर कैंपस में बेटियों की संख्या ज़्यादा दिखेगी, यानी बेटों से बेटियां कमज़ोर नहीं, पढ़ने में सब लगभग जाते हैं। साक्षरता तो पुराने समय जो छूट गए स्कूलों से, उस समय व्यवस्था नहीं होगी, वही बेटियां छोटी होगी, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर है आज भी, जैसे हमारा ट्राइबल क्षेत्र। ट्राइबल क्षेत्र के जो अभिभावक है वो कई दूसरे राज्य में अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन उसमें भी सरकार की ओर से लगातार छात्रावास के निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि माता पिता के साथ रोजगार के लिए हमारे बच्चे नहीं जाए, वो छात्रावास में रह करके अपनी पढ़ाई निरंतर कर सके। सरकार इसका पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल, ट्राइबल क्षेत्र की आपने बात की, उससे मेरे को एक और बात याद आई, क्योंकि अभी मैं 22 ITI और 11 आयुर्वेदिक कॉलेजेस की बात कर रही थी। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं। ऐसे में चुनौती सरकार के लिए ये है कि घोर आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को भी पहुँचाना है, स्कूल शिक्षा के साथ साथ। इसके लिए क्या ये जो 11 आयुर्वेदिक कॉलेजेस खोलने का प्रावधान अभी सरकार ने किया है, या 22 ITI, वो उन क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों में ही ये 22 अभी छूटे हैं, तो 22 ब्लॉक और कवर हो जाएंगे, तो 100% मध्य प्रदेश के ब्लॉकों में हमारे ITI स्थापित हो जाएंगे। हमारे जिला केंद्र पे और कई जिले में तो पॉलिटेक्निक 2 है, एक तो है ही, लेकिन 2 भी है। मध्य प्रदेश सरकार स्किल को लेकर के बहुत सजग है, और हम चाह रहे हैं कि उनको जो हमारी कमी थी उसको हमने स्वीकार किया है। अब हम उसको फिर से एक बार सिलेबस बनाना, पाठ्यक्रम की उनको स्वतंत्रता देना, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, इसको लेकर इंडस्ट्री के साथ हमारा चल रहा। आने वाले अगले सत्र से वो व्यापक बदलाव उसमें दिखेगा। अच्छा, एक और भी सवाल है कि जब एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, अगर उच्च शिक्षा हासिल कर रहा है, तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि इसके बाद क्या प्लेसमेंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और अगर सरकार की ओर से मदद मिल जाती है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसको लेकर भी मैं आपसे जानकारी लूँगी। देखिए, हमारे देश में एक जो बड़ा माहौल बनाया जाता है, वो प्रदेश में वैसे ही बनता है। प्लेसमेंट यानी सरकारी नौकरी है। ये दुनिया के किसी देश में निश्चित प्रतिशत के बाद में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, भारत में भी नहीं मिल सकती, अपने मध्य प्रदेश में नहीं मिल सकती। इसलिए लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पर काम मिल सकता है, या
व्यक्ति खुद का रोजगार स्थापित कर सकता। तो सरकार दो पक्ष पर, सरकारी सिस्टम में जाने वाले उसकी कंपटीशन एग्जाम होगी उसमें जाएंगे, वो एक क्रम चलता रहेगा लगातार, और भर्ती भी हम लगातार करते जा रहे हैं, तो वो क्रम चलता रहने वाला है। लेकिन बाकी लोग जो प्राइवेट हमारी कंपनियां काम करती, इंडस्ट्री काम करती, उनमें हमारे बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे जो युवा है वो स्वयं का रोजगार स्थापित करने में भी विश्वास करने लगे हैं। बहुत तेज़ गति के साथ सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको लोन कराने तक किए जाते हैं, लोन के जो ब्याज है उसमें सब्सिडी देने का काम कर रही है, ताकि आने वाले समय में जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहता है उसको आर्थिक मदद मिल सके। ये हमने बड़ा एक काम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ परिणामकारी होगा। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार खास तौर पर कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि उसके बाद सीधा नंबर आता है रोजगार का, विपक्ष के निशाने पर हमेशा रहते हैं। हॉट टॉपिक विपक्ष के लिए रोजगार हमेशा है। देखिए, कहना एक बात होती है, करना बड़ा कठिन काम होता है। सरकार के सामने करने का करनी कार्य होता है, इसलिए करनी कार्य कैसे होगा उसकी प्रोसेस तय है। तो उसमें से जो रोजगार मेले स्थापित किए हमने, रोजगार मेले लगाने का काम किया, उससे वहाँ से बच्चे जो जैसी आवश्यकता है ऐसे लोग वहाँ से ले जाते हैं, कैंपस से ले जाते हैं। हमारे कई इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक बच्चा भी नहीं छूटता, सारे के सारे चले जाते हैं। इसलिए हम धीरे धीरे करते करते रोजगार की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग उसके बाद में स्वरोजगार स्थापित करना है, हमारा ज़्यादा ध्यान है स्वरोजगार पर, कि स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाए और उसमें दूसरे लोगों को रोजगार देने वाले हमारे नौजवान साथी बने। उसके लिए जो सरकार की ओर से मदद है वो हम करते हैं लगातार। बिल्कुल। और जब विपक्ष को लेकर हम बात करें, क्योंकि रोजगार को लेकर जैसा कि मेरी सहयोगी ने सवाल किया कि विपक्ष हावी रहता है, अगर हम छात्रों को लेकर बात करें कि सरकार को लेकर जब विपक्ष ये कहता है कि वादे किए जाते पूरे नहीं किए जाते, योजनाएं लाई जाती वो पहले की योजनाएं जिनको आगे बढ़ा देते हैं, आगे कुछ नया नहीं करते, तो कुछ नया जो करने जा रहे हैं वो ज़रा साझा करिएगा। देखिए, जब से 2003 से नवंबर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, हमने पूरे मध्य प्रदेश को एक एक बिंदुवार बदलने की कोशिश की है। जिस प्रदेश में पेयजल नहीं था, जिस प्रदेश में बिजली नहीं थी, जिस प्रदेश में सड़कें नहीं थी, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर हमने दिग्विजय सिंह जी की सरकार को बाहर किया था। आज इन 20-22 सालों में मध्य प्रदेश बदला बदला सा प्रदेश लगता है। आज सड़कें बदली है, बाकी व्यवस्थाएं बदली है, बिजली के मामले में हम 10 घंटे किसानों को बिजली देने में सफल हुए हैं, तो 24 घंटे लगभग, कभी कभार जो थोड़ी बहुत कटौती होती, लेकिन 23-24 घंटे हम घरेलू बिजली देने की भी हमने पूरी कोशिश की है। ये बदला हुआ मध्य प्रदेश जो दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था उसी के आधार पर बड़ा परिवर्तन आया है। और किसानों को भी आज जो सरकार हमेशा सहयोगी के रूप में खड़ी रहती है, उसका परिणाम है कि किसान आज अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं, अच्छे गेहूं पैदा कर रहे हैं, अच्छे सोयाबीन पैदा कर रहे हैं, अच्छे चने और आदि फसलें पैदा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के किसानों के भी आर्थिक रूप से अच्छा विकास हुआ है। मैं समझता हूँ और मध्य प्रदेश तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की योजना किसानों के हित के लिए बन रही है, गरीब वर्ग के लिए हित के लिए बन रही है। इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे ले सके। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो टेक्नोलॉजी को खेत तक कैसे पहुंचाना, इसलिए वैज्ञानिक लोग खेतों तक जाएंगे, इस प्रकार का सबको निर्देश दिया। मैं समझता हूं इस सब का परिणाम ही होगा कि किसान अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करे और अपना उत्पादन बढ़ाए। लेकिन एक बात और हम ध्यान देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हम केवल प्रकृति का शोषण नहीं करें, केवल उससे लेने का काम नहीं करें, उसको बचा कर भी रखना है। इसलिए संतुलन होना चाहिए, विकास में भी संतुलन होना चाहिए, इसलिए कृषि उत्पादन में भी संतुलन होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के कई देशों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अमेरिका की ही हालत, अपनी ज़मीनें बड़े एरिया को बंजर कर चुके हैं। भारत अपनी भूमि को बंजर नहीं करना चाहता है, मध्य प्रदेश में अपनी भूमि को बंजर नहीं करना चाहता है, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती करेंगे और प्रकृति को भी बचाएंगे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। निश्चित रूप से, और ये ज़रूरी भी है, और ये संवेदनशीलता है किसी जनप्रतिनिधि की। अगर वो ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो खेती है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका शोषण ना किया जाए ताकि भविष्य के लिए वो संरक्षित रह सकें। सर, एक और सवाल मेरा आप ही के विभाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपने स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली, अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आप वो नेता हैं जो अपनी सरकार से विधानसभा में खड़े होकर सवाल भी कर सकते हैं।
क्या कमियां, जब आपने उच्च शिक्षा विभाग में आए आप, तो क्या कमियां और क्या सुधार की संभावनाएं आपने देखी और समझी? देखिए, शिक्षा में जो बड़ा बदलाव मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर हो रहा है, उसमें किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। देश के शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने मिलकर के जो ड्राफ्ट बनाया, जो नीति बनाई है, सरकार ने उसको नीति का रूप दिया है, हमारे देश भर के विद्वानों ने उसको ड्राफ्ट के रूप में दिया था। सरकार ने सारे सुझाव मान करके भावी भारत के निर्माण किए ने 2047 का संकल्प पूरा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने का काम किया। इसलिए बेसिक परिवर्तन स्कूली शिक्षा से शुरू हुए हैं और वो आगे जा कर के, यानी भारत केंद्रित शिक्षा, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो ज्ञान है, उसको भी हम सम्मिलित करते हुए मुख्य केंद्र में होगा भारत। सब चीज़ें विदेशों से लाएंगे, सब कुछ विदेशों की नकल करेंगे। ये जो धारणा देश की है उसको बदलने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। और मैं समझता हूँ कि 2047 का भारत हमारे इन संकल्पों के आधार पर फिर से विश्वगुरु भारत होगा, ताकतवर भारत होगा और कई क्षेत्रों में हम इतने आगे बढ़ेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अभी हम भारत की जो दुनिया के सामने हम एक प्रकार से चौथे आर्थिक शक्ति के रूप में हम आ चुके हैं। 2 साल में हम तीसरे स्थान पर आएंगे, लेकिन 2047 तक भारत पहले नंबर पर रहने वाला है दुनिया के सारे देश, क्योंकि योजना बनाई है कि पहली बार किसी सरकार ने 25 साल पहले तक का कार्य योजना तैयार की है। अभी तक सरकारें 5 साल की योजना बनाती थी, लेकिन भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को कहाँ तक जाना, हर क्षेत्र में, शिक्षा में कहाँ जाना है, उद्योग में क्या जाना है, कृषि में क्या जाना है, जल संरक्षण में क्या जाना, हर क्षेत्र पर काम खड़ा किया है। और उसका परिणाम ये होगा, हम ऊर्जा को लेकर के कई देशों के पास कटोरा लेकर जाते रहे, लेकिन 2047 में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि भारत ने अपने पूर्वजों ने जिस सूर्य देवता को पूजा है उसकी ऊर्जा की ताकत का उपयोग करना सीख लिया है। इसलिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम अपनी ऊर्जा की पूरी पूर्ति करेंगे और केवल अपनी पूर्ति नहीं करेंगे, दुनिया के कई देशों को हम ऊर्जा देने वाले देश बन जाएंगे। दूसरे प्रकार से किसानों के ऊपर, भारत कृषि प्रधान देश है, खूब अन्न का भंडार भर दिया है। आज भी हमें किसी देश के पास कटोरा लेके जाना नहीं पड़ता है, इतना किसानों ने उत्पादन करते हैं। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इतनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्य वाला देश बन जाए। और ये हम बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी दुनिया का भरण पोषण किया है। मैं एक चौपाई का वर्णन करना चाहता हूँ, उल्लेख करना चाहता हूँ। जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नामकरण हो रहा था, राजा दशरथ के दरबार में सब लोग बैठे थे, तब की एक चौपाई तुलसीदास जी महाराज ने भरत जी के लिए लिखी है। विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत सोई। हे राजा दशरथ, ये जो आपका बेटा जिसका नामकरण हम भरत कर रहे हैं, ये बाद में, यानी तो बचपन की बात है, विश्व का भरण पोषण करेगा। तो हमको कई कहानी सुनने को मिलती है, इतिहास में मिलता है कि बाद में जब दुनिया में अकाल पड़ा तो भरत जी ने किसानों तक को अनाज देने का काम किया था। तो तब क्या भरत ने दुनिया का भरण पोषण करा था। हो सकता है उस समय आबादी कम हो, आज का 47 का जो भारत बनेगा वो दुनिया का भरण पोषण करने वाला भारत बनेगा। उस समय के भरत ने किया था, आज का भारत करने वाला है। ये भारत की संकल्प शक्ति के आधार पर होने वाला है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा विजन है, जोरदार तालियां इसके लिए होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार सहयोगी बन रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन देखा है 2047 में भारत कैसा होना चाहिए और वैश्विक स्तर पर भारत कहाँ स्टैंड करना चाहिए और विश्व गुरु भारत कहलाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। ओवर टू यू कोमल। बहुत शुक्रिया। और इंदर सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो मंच पर बने रहे। और ये जो खास बातचीत हुई है, इससे हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश में और क्या आगे नया होने वाला है, अब तक कितना विकास हुआ, छात्रों के लिए क्या नवाचार किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए हर पल, जैसा कि हम पहले से जिक्र कर रहे हैं कि हर पल कुछ नया हो रहा है ताकि छात्रों का भविष्य बेहतर किया जाए। न सिर्फ उनको पढ़ाया जाए बल्कि उनको उनके जो सपने हैं उनके सपने भी पूरे किए जाए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस बातचीत के जरिए उन्हीं सवालों के जवाब आपको दे रहा था, क्योंकि लगातार
सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें और आगे की जाएंगी, वो हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब वक्त हो चला है सम्मानित करने का उन मेहमानों को जो यहाँ पर पहुँचे थे पैनल में। हमारे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगी ताकि हम अपने मेहमानों को सम्मानित कर सकें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि शिक्षा को बेहतर गति के साथ बेहतर एक राह पर ले जाकर एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जा रहा है। अब चलिए मैं अनाउंस करूंगी नाम। मिस्टर संजीव अग्रवाल, सीएमडी सेज ग्रुप के, बेस्ट इन प्लेसमेंट। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो मंच पर आ रहे हैं ये काम कर रहे हैं उस दिशा में जिस दिशा में आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए संजीव अग्रवाल जी के लिए। न सिर्फ सवालों के बेबाकी से जवाब देते हैं, बल्कि छात्र हो, डॉक्टर हो या फिर किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए, उस क्षेत्र में किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाया जाए वो निश्चित करते हैं। आगे मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. तोमर और स्वप्निल अग्रवाल जी को, वाइस चांसलर ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश। जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी सिर्फ यहीं पर नहीं, देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम अगर कोई भी सुने तो भरोसा भी जताए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जिस तरह से सवालों के जवाब दिए साफ तौर पर झलका कि आगे अच्छी दिशा में काम हो रहा है। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर संगीता जौहरी को, रजिस्ट्रार है RNTU यूनिवर्सिटी, बेस्ट इन एकेडमिक्स। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये तालियां बता रही हैं कि सही दिशा में काम हो रहा है। RNTU यूनिवर्सिटी, बेस्ट इन एकेडमिक्स, डॉक्टर संगीता जौहरी जो कि रजिस्ट्रार हैं। और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर अखिलेश के सिंघाई, डीन एकेडमिक्स, LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल। जब बातचीत की तब पता चला कि LNCT यूनिवर्सिटी और क्या नया कर रही है और छात्रों के लिए क्या क्या नया लाने जा रही है। तो जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि LNCT यूनिवर्सिटी न सिर्फ बच्चों के भविष्य को सुधार रही है, बल्कि उनको एक नई राह दे रही है कि अपनी पढ़ाई पूरी करके कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगी डॉक्टर सत्येंद्र खरे जी, प्रिंसिपल एंड डीन, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी। 30 साल हो गए वर्किंग इन एजुकेशन एंड रिसर्च। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि किस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाएं और रिसर्च की जाए ये बेहतर तरीके से यहाँ बताया जाता है। और छात्रों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उनको सिखाया भी जाता है। आगे मैं बुलाना चाहूँगी राहुल तिवारी जी को, प्रोजेक्ट ऑफिसर भोपाल, EDII भोपाल। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये आज हमने उन लोगों को सम्मानित किया है जो आगे बढ़कर शिक्षा को एक नई दिशा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंदर सर और मोहित सर। अब मैं चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को सम्मानित करें। हमारे साथ बीच मौजूद हैं और उन सवालों के जवाब दिए जिनके जवाब जानना बेहद ज़रूरी थे। मध्य प्रदेश में और क्या क्या नया हो रहा है, कार्यक्रम को पूर्ण किया, सफल बनाया। बहुत शुक्रिया माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का हमारे साथ यहाँ पर बीच में मौजूद रहने के लिए। मोहित सर आपका भी शुक्रिया। और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक खबरें तो पहुंचाता है, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है जिनके जरिए आप ये जाने कि आपके प्रदेश में क्या नया हो रहा है, सरकार क्या नए प्रयास कर रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम एजुकेशन एक्सेलेंस कॉन्क्लेव 2025 में हमने बातचीत की जिन लोगों से, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आगे अभी कुछ रुका नहीं है और भी बहुत सारी नई चीजें होने जा रही हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।